और इस वक्त की अहम खबर से शुरुआत करेंगे। हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में 19 दिसंबर तक की तौसीह की गई है। आपको बताएं कि उम्मीद से बेहद कम हज फॉर्म मौसूल हुए थे, इसीलिए हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसीह की गई। आज हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख आखिरी थी, लेकिन बेहद कम चूंकि हज फॉर्म मिले, इसीलिए ये तौसीह की गई है। अब हज फॉर्म 19 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। आपको बताएं कि हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख में ये तौसीह की गई है। आज हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, क्योंकि उम्मीद से बेहद कम हज फॉर्म मिले हैं, इसीलिए इसको फिर से बढ़ाया गया है। 19 दिसंबर हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख की गई है। और एक और अहम खबर, हिंद सऊदी अरब मुआहदा हुआ है। कल हुकूमत हिंद और सऊदी हुकूमत के दरमियान बायलैटरल एग्रीमेंट पर दस्तखत होना है। हज 2019 के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट पर ये दस्तखत होने हैं। एग्रीमेंट में हज 2019 के लिए कोटा तय किया जाएगा। आपको बताएं कि गुज़िश्ता साल हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम के लिए 1,40,000 का कोटा था। तो एक और अहम खबर हज से जुड़ी हुई, कल हुकूमत हिंद और सऊदी हुकूमत के दरमियान बायलैटरल एग्रीमेंट पर दस्तखत होना है। हज 2019 के लिए ये मुआहदा तय पाएगा। एग्रीमेंट में हज 2019 के लिए कोटा तय पाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी आपको बताया कि गुज़िश्ता साल हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम के लिए 1,40,000 का कोटा मुख्तस था। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई में मौजूद हमारे साथी मोहिउद्दीन का। मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, हज के लिए आज कई अहम ऐलानात हुए हैं, अपडेट। जी देखिए, मैं आपको बता दूं हिना कि आज जो है वो आखिरी तारीख थी हज फॉर्म दरखास्त फॉर्म जमा करवाने की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल मरकजी हज कमेटी को जो है बहुत कम फॉर्म मौसूल हुए हैं। ये फॉर्म जो है वो 1 लाख कम मौसूल हुए हैं गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। अभी तक जो अपडेट हमारे पास आई है, फिलहाल हज कमेटी को जो है वो 2,65,000 फॉर्म जो है पूरे हिंदुस्तान से मौसूल हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 3,60,000। तो ये जो कम फॉर्म मौसूल हुए हैं हिना मरकजी हज कमेटी को पूरे हिंदुस्तान से, तो उसको निगाह में रखते हुए आज मरकजी हज कमेटी ने एक अहम फैसला लिया है और 19 दिसंबर तक हज फॉर्म भरने की तारीख में इजाफा कर दिया है। क्योंकि देखा यह गया था कि शुरू से ही न्यूज़ 18 उर्दू ने इस बात को उठाया है जी कि हज फॉर्म जो है वो बहुत ही कम तादाद में इस साल मौसूल हो पा रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे। और हमारी खबर की बुनियाद पे ही 15 दिन से ज्यादा का इजाफा किया था मरकजी कमेटी ने। और आज जब ये देखा गया है कि 2,65,000 ही फॉर्म जमा हो पाए हैं, जबकि ये रिकॉर्ड जो है वो 3.25 लाख तक ही किसी जमाने में जा चुका है। और लास्ट ईयर ये दरखास्त फॉर्म की तादाद जो है वो 3,60,000 से ज्यादा थी। तो इसको देखते हुए मरकजी हज कमेटी ने 19 तारीख तक जो है वो इजाफा किया है। और क्योंकि हिंदुस्तानी डेलीगेशन सऊदी अरब में है फिलहाल, जिसकी सरबराही जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब कर रहे हैं, और ये डेलीगेशन जो है वो हज 2019 के लिए जो है वो बायलैटरल एग्रीमेंट कल साइन करेगा। मरकजी हुकूमत में वजीर बराए अक़लियती उमूर और सऊदी हुकूमत में वजीर हज के दरमियान जो है वो बायलैटरल एग्रीमेंट बराए 2019 हज साइन होगा। और इसमें ये फैसला होगा कि हिंदुस्तानी आज़मीन हज को हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम के लिए कोटा कितना किया जाए जी। और ये बार बार इस बात की तरफ इशारा हो रहा था, मुतालबा हो रहा था और जोर दिया जा रहा था कि हिंदुस्तानी आज़मीन हज की तादाद चूंकि दूसरे ममालिक से ज्यादा होती है तो उनका कोटा बढ़ाया जाए। गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान से जो है वो 1,70,000 हुज्जाज इकराम ने फरीज़े हज अदा किया, जिसमें मरकजी हज कमेटी से जाने वाले हुज्जाज इकराम की तादाद जी बिल्कुल 1,28,600 थी। और उम्मीद की जा रही है कि मतलब इस मरतबा भी जो है मुख्तार अब्बास नकवी की जी, तो काफी अहम फैसले जो हैं आज वहां पर लिए गए हैं और आगे भी हम आपसे इस ताल्लुक से अपडेट लेते रहेंगे। मोहिउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। चलिए सियासत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को मिली कामयाबी के बाद एनसीपी सदर शरद पवार ने
पहली बार वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी पर निशाना साधा। पवार ने अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस को उन्होंने मुबारकबाद दी, साथ ही आने वाले इंतखाबात के ताल्लुक से पेशगोई भी कर डाली कि अब जब भी मुल्क में इंतखाबात होंगे उस वक्त तस्वीर बदली हुई होगी। ये है कि ये जो कल का जो डिसीजन आ गया लोगों का, ये 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की देश में जो हुकूमत है, ये हुकूमत के बारे में जो वायदे किए थे इसकी फलीफूर्ती हुई नहीं और कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि जिसका एक परिणाम देश की अर्थव्यवस्था पर हो गया और विविध क्षेत्रों पर भी हो गया और इसके लिए इसकी जो एक नाराज़गी थी, ये नाराज़गी आज इसके सामने आ गई। अभी नोटबंदी जैसा एक कदम उन्होंने उठाया, ये उनको कंसल्टेशन से वो डिसीजन लेते थे तो मैं समझ सकता था, मगर एक दिन 7 बजे या 8 बजे अनाउंसमेंट हो गई और प्रधानमंत्री टेलीविज़न के सामने आकर उन्होंने कहा कि आज के बाद ये कागज़ का टुकड़ा हो गया ये करेंसी नहीं। ये इकोनॉमी के बारे में, करेंसी के बारे में इस तरह के खिलवाड़, इसका परिणाम ये समाज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बुरा होता है, ये नज़रअंदाज किया इन लोगों ने और एक डिसीजन ले लिया। दूसरा, ऐसा बड़ा डिसीजन लेने के प्रोसेस में रिजर्व बैंक को दूर रखा गया। तीसरा, जो इंस्टीट्यूशंस है देश के, आज तक इंस्टीट्यूशन की हितों की रक्षा हमेशा की गई, जैसे जुडिशरी है, जैसे रिजर्व बैंक है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी आज की सरकार की नीति वो ठीक नहीं थी। और ये मैं नहीं कहना चाहता था, मगर सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस आज तक कभी मीडिया में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपना दुख वहाँ रखने का काम उन्होंने कभी किया नहीं था। ये भी ये हुकूमत ने उन्होंने करने की एक ताकत दिखाई। और साथ साथ आरबीआई के बारे में जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई इनमें से संघर्ष सामने आ गया और आरबीआई को नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई, इससे इंस्टीट्यूशन पर हमला करने की नीति एक कंटिन्यूस चालू है, ये बात साबित हो गई। सीबीआई जैसी एक जो इंस्टीट्यूशन है जिस पर लोगों का भरोसा था इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में भी जिस तरह से कदम उठाए और सीबीआई चीफ नंबर 1 2 रातों रात उनको सख्ती से भेजा गया बाहर, ये सभी का एक नतीजा लोगों को ये इंस्टीट्यूशन का इनके ऊपर हमला करके ये देश चलाना चाहते ऐसी भावना हो गई। तीसरी बात यह है कि राजनीति में किसी राजनीतिक नेता ने अपनी नीति, अपना कार्यक्रम लोगों के सामने रखने में कोई इतराज़ नहीं, वो उनका अधिकार है। साथ साथ अपोजिशन में से लोग हैं, इनके कोई पॉलिसीज़ के बारे में टीका टिप्पणी करना, इसमें भी कोई गलत नहीं, मगर बड़े जगह पर बैठने वाले लोग पर्सनल जब हमला करते हैं तब लोगों को ये पसंद नहीं आता। औलिया कराम की याद में बजाय खुराफात और गैर शरई उमूर करने के चैरिटी की जाए, फलाह बहबूद के काम किए जाएं, गरीबों की मदद की जाए, तालीम और माशरे की इस्लाह पर खर्च किया जाए। और इस तरह का इजहार ख्याल मुंब्रा में जुलूस गौसिया के मुतालिक एक मुशावरती मीटिंग में किया गया। मीटिंग में शहर की ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए जुलूस के रूट में तब्दीली करने का भी फैसला लिया गया। जुलूस के ताल्लुक से ये बातें रखी गई कि जुलूस शरीयत के दायरे में निकले, जब नमाज का वक्त हो तो पूरा जुलूस रोककर नमाज बाजमात अदा की जाए और हुजूर गौसे पाक की तालीमात को आम किया जाए। उन्होंने जिस तरीके से शरीयत की पैरवी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, उस पैगाम को आम किया जाए और याद गौसे आज़म को ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद कर कर मनाया जाए। बार बार कहा जाता है कि जश्न विलादत रसूल हो या जश्न गौसे आज़म हो,
इन मौक़ों पर मुसलमानों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें और चैरिटी करके अल्लाह के नबी की बारगाह आली जाह में सच्ची खिराज अकीदत को पेश करें। महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात अपने महाराष्ट्र दौरे पर नांदेड़ पहुंचे हैं। हाजी अरफात ने नांदेड़ में अक़लियती तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की हैं और उनके मसाइल सुने। महीने के बाद महाराष्ट्र के 36 जिले का दौरा करने के बाद फिर पूछताछ के लिए आऊँगा, लेकिन इसके बाद अगर पूछताछ के लिए आऊँगा तो सारी योजना लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये हमारा सबका फ़र्ज़ है। जिस तरीके से आयोग का फ़र्ज़ है कि जाके पूछना, अड़ा हुआ बैठक लेना कि कहाँ तक के मेरे जितनी भी योजना जो आई है मेरे लोगों तक के, मेरे समाज के, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ये सभी समाज तक के पहुँची कि नहीं पहुँची, वो हमारा फ़र्ज़ है। मुस्लिम समाज तक पहुँची कि नहीं पहुँची, ये हमारा फ़र्ज़ है। वो फ़र्ज़ होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ और अधिकारियों से भी कहा हूँ कि इसके बाद कोई भी अधिकारी इस जैसी योजना आती है लोगों तक पहुँचना चाहिए। ज़्यादातर लोगों तक, अल्पसंख्यक समाज तक के ये योजना का फ़ायदा लाभ मिलना चाहिए। दस्तूर बचाओ देश बचाओ के उन्वान से पूरे मुल्क में इन दिनों खास मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम की क़यादत जेएनयू तलबा यूनियन के साबिक़ सदर कन्हैया कुमार कर रहे हैं। इसी मुहिम के तहत कन्हैया कुमार इन दिनों मराठवाड़ा के दौरे पर है। कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के हंगोली जिले में मुनक़दा जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत सूट, लूट और झूठ की हुकूमत है। जब वो आपके पास आए ये कहने के लिए कि मैं देने के लिए तैयार हूं, तो आप कहिए कि मिला क्यों नहीं, तो वो जवाब देंगे कि अरे कुछ राष्ट्रवादी और कांग्रेसी कोर्ट चले गए हैं, अटका दिए हैं मामले को, अब कोर्ट का निर्णय आएगा तब ना। तब कहिएगा नहीं बात तो ठीक है, कोर्ट का निर्णय आएगा तब। तो राम मंदिर के मामले में आप कोर्ट का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मराठा आरक्षण के मामले में आप कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जब राम मंदिर के मसले पे अध्यादेश लाया जा सकता है तो मराठा आरक्षण के लिए अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा सकता है। रास्तों पर किए जा रहे नाजायज कब्जा हटाने के लिए नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने फिर से मुहिम शुरू की है। इस बार ये मुहिम मुस्लिम अक्सरियती बस्ती पीर बुरहान में शुरू की गई है। कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के अमले ने सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए सड़कों पर किए जा रहे नाजायज कब्जात हटाए, जिसमें दुकानों के तहत दुकानों के सामने लगाए गए टीन शीट हटाए गए। इसी तरह दुकानों के सामने रखे हुए सामान को भी न सिर्फ हटाया गया बल्कि इस सामान को जब्त कर लिया गया। अचानक शुरू की गई इस कार्रवाई से मकामी कारोबारियों में शदीद बरहमी देखी जा रही है। अदम बर्दाश्त का मामला किस हद तक पहुंच गया है, इस बात का अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है कि एक मस्जिद के इमाम पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने ही एक तालिब इल्म की सरजनिश की थी। घाटी दवाखाने में जेर इलाज ये शख्स दरअसल औरंगाबाद के सनती इलाके गेवराई टांडा में अलाना कंपनी से मुत्तसिल अलाना मस्जिद में इमामत करता है। हाफिज समीर मजीद शेख इस मस्जिद में इमामत के साथ मकतब में आने वाले सैकड़ों बच्चों को दीनी तालीम भी देते हैं। एक बच्चे को सबक याद न होने की सूरत में उन्होंने तनबीह की थी। बस फिर क्या था, इतनी छोटी सी बात पर लड़के के वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों ने इमाम पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया और इमाम के अलावा उनके वालिद और 2 भाइयों को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। सवेरे 8:30 बजे तकरीबन मौलाना समीर मजीद शेख नामक, तो उन्होंने एक मदरसे में जो एक बच्चा पढ़ रहा था उसको 2-4 चापट मारे, तो उसके कारण वो बच्चे ने घर पे जाके उसके जो पिताजी है, पिताजी का नाम है मंसूर अकबर पठान, इनको बात किया तो मंसूर अकबर पठान, उसके साथ के जो उनके भाई है, ये सब वहाँ पे आए और आने के बाद उन्होंने उनके हाथ में चक्कू थे, वो चक्कू से मौलाना समीर मजीद शेख को, उनके भाई वसीम मजीद शेख, मजीद चंदू शेख और फरहान महमूद शेख, इनको चक्कू से पेट पे, पीठ पे, मुंह पे और छाती के नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पे वार किए। के बाद गए तो उन्होंने एकदम उनको झगड़ा करे तो लोगों ने छुड़ाए, वो करे, फिर वो छुड़ाने के बाद वो गाड़ी पे किताबा लेके
मस्जिद से बाहर निकलने को लगे। मस्जिद के बाहर निकलने के बाद उन्होंने गाड़ी के ऊपर सवार होने को लगे वो, तो उन्होंने पीछे से आके उनको वार कर दिए। उस दिन मौलाना उस आलिम का सबक सुन रहे थे, तो आलिम को सबक याद नहीं था 10 दिन से, उसको 2 शब्द दिए थे, तो मौलाना ने उसको सबक याद कराया, फिर भी याद नहीं हुआ, तो मौलाना ने उसको मारा, तो फिर वो कायदा फेंक के चले गए, अपने नानी को बुला कर लाया। दिन मौलाना ने वो बच्चे को सबक दिए थे, उसने याद नहीं करा था, मौलाना ने उसको डांटे, तो उसने कायदा फेंक के मौलाना को गाली दिया और वहाँ से चले गया। इंडिया किसान महासभा ने किसानों के मसाइल पर मुबाहिसे के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन तलब करने का मुतालबा किया है। जस्टिस स्वामीनाथन कमीशन के निफाज के साथ मुकम्मल कर्ज माफी का भी यहाँ मुतालबा किया गया है। गुलबर्गा में मुनक्किदा एक किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए किसान लीडरों ने तुअर की MSP बढ़ाने का भी मुतालबा किया। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। हैदराबाद कर्नाटक के किसान इन दिनों बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं। मुनासिब बारिश न होने से रबी के साथ साथ खरीफ की फसल में भी किसानों को नुकसान हुआ है। तुअर के दाम भी किसानों को मुनासिब नहीं मिल रहे हैं। इस तरह के कई एक मसाइल को लेकर किसानों ने जगत सर्किल पर एक कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन से कबल किसानों ने सुपरमार्केट से जगत सर्किल पर पैदल मार्च भी किया। ऑल इंडिया किसान महासभा के कौमी सदर डॉक्टर अशोक दावले ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। पूरा कर्जा मुक्ति होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। जो 2 बिल अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने जो रखे हैं पार्लियामेंट में, तो वो पास होने चाहिए। और जिस कृषि संकट के चलते 3 लाख से ज्यादा किसानों ने कर्जे की वजह से पिछले 20 सालों में आत्महत्या की, ये कर्जे के संकट पे और कृषि संकट पे पूरी चर्चा होके